देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा देह बिछुआ करने का विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदलकर लोक नेता डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनको वहां आना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं आ पाए, इसलिए आज कार्यक्रम वर्चुअली हो रहा है। बाला साहब विखे पाटिल के जीवन की कथा महाराष्ट्र के हर कोने में मिलती है। उन्होंने आम लोगों की तकलीफ को कम करने का काम किया, सत्ता और राजनीति के जरिए समाज की भलाई का संदेश दिया। गांव, गरीब, कारपोरेट के क्षेत्र में उनका सम्मान वक्त के साथ बढ़ता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो इलाका कभी अभाव में जीता था, संघर्ष करता था, आज उसकी तकदीर बदल गई है। हाथरस कांड के बाद से सीबीआई की टीम लगातार एक्शन में है। ऐसे में आज सीबीआई की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहां पर पीड़िता के भाई और उसकी मां भी मौजूद रहे। हाथरस कांड की एक एक परत को खंगालने के लिए घटनास्थल पर सीबीआई की टीम ने कई घंटे जांच की और घटनास्थल पर पीड़िता की मां और भाई से सीबीआई ने पूछताछ की। साथ ही घटना की कई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई। हाथरस में एक बेटी की हत्या के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। शुरुआती जांच में कुछ पुलिस अफसरों पर एक्शन भी हुआ। इसके बाद हाथरस कांड के बहाने दंगे की साजिश की बात सामने आई थी। दिन भर चली जांच और पीड़िता के परिजनों से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम पीड़िता के भाई को अपने साथ ले गई है। हालांकि इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि सीबीआई की टीम उसे कहां ले गई है। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा एक बार फिर खराब होने लगी है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक और मौसम में कुछ बदलाव होने लगे हैं, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। दिल्ली वालों की सुबह आज प्रदूषण की धुंध से शुरू हो रही है। मौसम में कुछ ठंडक जरूर आई है, लेकिन अब प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी है। पंजाबी बाग, वजीरगंज और शहादरा में वायु गुणवत्ता सूचांक आज 300 के पार पहुंच गया है। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में सोमवार की हवा की गुणवत्ता में सबसे खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। तो वहीं जहांगीरपुरी और आईटीओ में भी हवा की गुणवत्ता को सबसे खराब श्रेणी में अब तक दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें, वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले समय में प्रदूषण का स्तर तो कम हो सकता है, पर आने वाले समय में जो पराली जलाई जाएंगी उससे समस्या बढ़ सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है अगले साल की शुरुआत में भारत में वैक्सीन आने की संभावना है। इसी के साथ उन्होंने कहा है एक से ज्यादा सोर्स से वैक्सीन उपलब्ध की जा सकती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत में हमें एक से अधिक सोर्सेज से देश में वैक्सीन मिल जाएगी। हमारे विशेषज्ञ पहले से ही देश में वैक्सीन के वितरण की योजना बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पहले वैक्सीन किसे दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, इसके साथ ही कोल्ड चेन सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में अपना पैर पसार रखा है, अब हर कोई यही चाहता है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द बन जाए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान लोगों को बहुत सुकून देने वाला है। बिहार में चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज सोमवार से ही शुरू कर दिया था। इसी क्रम में उन्होंने आज निश्चित संवाद के जरिए वर्चुअल रैली की और अलग अलग जिलों की 11 विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित किया। इशारों इशारों में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला। रोजगार के मसले पर नीतीश कुमार ने तब विपक्ष तेजस्वी यादव पर टिप्पणी की। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है क्या होना है, कैसे होना है, वह बस बोल देते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है या प्रांत है जहां सबको नौकरी मिल जाए, क्या ये संभव है? लेकिन रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने सरकार बनने की स्थिति में पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। जैसे जैसे बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव की तैयारियां जोरों से कर रही हैं, तो वहीं सभी पार्टियां एक दूसरे की कमियां और अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने आज घोषणा कर दी है। इसके लिए 9 नवंबर को मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए 20 से 27 अक्टूबर तक नामांकन होगा। इन सीटों पर कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सपा के 4 सांसदों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, जिनमें सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, चंद्रपाल जावेद अली और रवि प्रकाश वर्मा का भी खत्म हो रहा है।
सपा इन चुनाव में केवल एक सीट ही जीत पाएगी। ऐसे में प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा दोबारा से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं उत्तराखंड से कांग्रेस के ही राज बब्बर का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लिहाजा दोनों जगह से कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण उनका कोई उम्मीदवार राज्यसभा के लिए नहीं चुना जाएगा। फिलहाल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा तो कर दी है, पर इस बार देखने वाली होगी कि दीपावली किसके घर पे अच्छी मनती है, किसके घर पे पटाखे जलते हैं या किसको उदासी का सामना करना पड़ेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते पिछले करीब 6 महीनों से बंद पड़े यूपी के सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स एक बार फिर से 15 अक्टूबर से गुलजार होंगे। अनलॉक 5 की केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत राज्य सरकार ने भी इसे खोलने का फैसला किया है। फिलहाल कंटेनमेंट जोन के बाहर के सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स गुलजार होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार प्रदेश में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी गई है। इसमें भी मंत्रालय की एडवाइजरी और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना अनिवार्य होगा। सिनेमाघरों में थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। वहीं एक शो के खत्म होने और दूसरे शो के शुरुआत के बीच समय अंतराल का खासा ध्यान रखने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते बीते 22 मार्च के बाद से ही यूपी में सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्स बंद हैं। यूपी और देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब थमनी शुरू हो गई है, इसलिए सभी बंद पड़ी गतिविधियों को सावधानी के साथ फिर से खोला जा रहा है। फिलहाल मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने सभी जिलों को यह निर्देश जारी कर दिया है। अब इंतजार है 15 अक्टूबर का, जब सिनेमा प्रेमी एक बार फिर से अपनी पसंद की फिल्म 70 mm की स्क्रीन पर देख सकेंगे। कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ गगन मिश्रा, R9 TV, उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ के थाना हुसैनगंज स्थित ओसीआर बिल्डिंग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उत्तर प्रदेश राज संपत्ति विभाग में तैनात अधिकारी नसीम अख्तर की लाश उनके कमरे से मिली। वो पिछले 4 दिनों से लापता थे और इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। राज संपत्ति विभाग के 50 वर्षीय व्यवस्था अधिकारी नसीम अख्तर ओसीआर बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर रहते थे। बीते 4 दिनों से नसीम लापता थे, जिसके बाद हुसैनागंज थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। परिजन और पुलिस लगातार खोजबीन कर रहे थे। नसीम का शव ओसीआर बिल्डिंग में मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए उसे पीएम के लिए भेज दिया। मौके पर मृतक नसीम के परिजनों के साथ तमाम विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। परिजन किसी तरह की हादसे की बात से इनकार कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि नसीम की हत्या हुई है। 4 दिनों से लापता होने के बाद इस तरह से वीवीआईपी इलाके में शव का मिलना जरूर संदेह उत्पन्न करता है। इसके साथ ही में सवाल उठाता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। लखनऊ से अमीश के साथ चंद्रमणि शुक्ला, R9 TV। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जल्द ही ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इस योजना के अंतर्गत ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को 6,000 रुपए की सालाना मदद देगी योगी सरकार। इसमें वो तमाम पीड़ित महिलाएं खुश हैं और योगी सरकार को धन्यवाद दे रही हैं। आपको बता दें, प्रदेश सरकार इन महिलाओं के लिए 6,000 रुपए सालाना देने के लिए शीघ्र ही कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाएगा। इसके अलावा योगी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। राज्य में अब 3 तलाक से प्रभावित अल्पसंख्यक महिलाओं को वक्फ संपत्तियों से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को 20 अक्टूबर तक कार्य योजना बनाकर भेजने को कहा है। आपको बता दें, अन्य कल्याणकारी योजनाओं की तरह इस योजना में कोई तय सीमा नहीं रखी गई है। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक उसको इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। वही इस योजना से तमाम वो पीड़ित महिलाएं खुश नजर आ रही हैं और साफ तौर पे योगी सरकार को धन्यवाद दे रही हैं। प्रदेश में 7,000 से ज्यादा ऐसी पीड़ित महिलाएं हैं जिनको इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। लखनऊ से मोहम्मद के साथ संदीप खेर, R9 TV, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की जेलों में बंद कैदियों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, उत्तराखंड की जेलों में बंद कैदियों को पेरोल अब आसानी से मिल सकेगा। इसको लेकर शासन के दिशा निर्देशों के बाद एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। राज्य में सजा याफ्ता बंदियों को अपनों की अंतिम संस्कार या शादी समारोह में शामिल होने के लिए पेरोल के लिए अब शासन की परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी। सरकार उत्तराखंड के बंदियों की दंडदेश नियमावली में संशोधन लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें जेल अधीक्षक को 24 घंटे की पेरोल और आईजी जेल को 15 दिन की पेरोल देने का अधिकार होगा।
पेरोल के आवेदन को अलग से ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है। शासन सजा याफ्ता बंदियों के पेरोल की प्रक्रिया सरल करने जा रहा है। अब तक जेलों में बंद सजा याफ्ता कैदियों को पेरोल के लिए शासन की परिक्रमा करनी पड़ती थी, जिसको लेकर वो खासे परेशान भी होते थे। ऐसे में शासन ने इस नियमावली को थोड़ा सा संशोधन करने की तैयारी की है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें जेल अधीक्षक 24 घंटे के लिए पेरोल दे सकता है। वहीं जेल आईजी को 15 दिन की पेरोल देने का अधिकार होगा। पुलिस महिला सुरक्षा के लाख दावे कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में रेप, लूट, हत्या और अब एसिड अटैक जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा मामला गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर पशका बाजार में एक परिवार के 3 सगी बहनों पर एसिड अटैक किया गया है। हालांकि उन तीनों बहनों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। एसिड अटैक का यह सनसनीखेज मामला परसपुर थाना क्षेत्र के पक्का गांव का है, जहां 3 सगी बहनें अपने घर पर एक कमरे में सो रही थीं। रात के करीब 2 बजे कमरे में लगे रोशनदान से किसी ने तेजाब फेंक दिया, जिससे तीनों लड़कियां एसिड की चपेट में आ गईं। बड़ी लड़की करीब 30% झुलस गई, जबकि 2 अन्य बहनों पर तेजाब के छींटे पड़े होने के नाते उन्हें भी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हालांकि डॉक्टरों ने लड़कियों की हालत को सामान्य बताया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द से जल्द खुलासे की बात कर रही है। एसिड अटैक जैसी सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही जिले के एसपी शैलेश कुमार पांडे घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम लगातार उस पर जांच कर रही है। हालांकि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये किसी केमिकल से अटैक किया गया है। अब जांच के बाद इस बात का हो पाएगा कि ये केमिकल अटैक है या फिर एसिड है। हालांकि ऐसे में R9 TV ये सवाल करता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित आखिर कब होंगी। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 TV, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद में एक कारोबारी की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। व्यापारी का शव लिंक रोड थाना क्षेत्र में मिला है, जबकि उसकी कार लावारिस हालत में हज हाउस के पास मिली थी। गाजियाबाद में साहिबाबाद इलाके से अपहृत व्यापारी अजय पांचाल की हत्या कर दी गई। अजय का शव लिंक रोड थाना इलाके में मिला। परिजनों ने अपहरण करने के बाद उसकी हत्या का आरोप लगाया है। व्यापारी कल दोपहर फैक्ट्री से घर के लिए निकला था और तभी से लापता था, जिसके बाद उसके परिजनों ने साहिबाबाद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अजय पांचाल की राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में केबल बनाने की फैक्ट्री है। कल शाम को व्यापारी की कार लावारिस हालत में हज हाउस के पास मिली थी और सुबह व्यापारी अजय पांचाल का शव लिंक रोड के इंडस्ट्रियल एरिया में मिला है। करीब 3.5 महीने पहले सिहानीगेट थाना क्षेत्र से अपहृत बिल्डर विक्रम त्यागी की घटना का जो पुलिस आज तक नहीं खुलासा कर सकी, क्या वो अजय के अपहरण और हत्या की गुत्थी को सुलझा पाएगी? कानपुर की बिल्हौर पुलिस अपने आप में एक फजीहत करा रखी है, जहां किसान की हत्या के मामले में FIR में शहीद देवेंद्र मिश्रा को विवेचक बना डाला। वहीं इस मामले में आला अधिकारी पहले तो चुप्पी साधे रहे। कानपुर के बिल्हौर से पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जब पुलिस ने किसान की हत्या के मामले में 3 माह पहले बिकरू कांड में शहीद हुए दिवंगत डिप्टी SP देवेंद्र मिश्रा को विवेचक बना डाला। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने पुलिस की गलती पर पर्दा डालने का काम किया और साफ कहा कि गलती पहले दिन ही पकड़ में आ गई और उसको ठीक कराया जा रहा है। उन्होंने तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवालिया निशान पर पर्दा डाल दिया। आपको बता दें कि बीती 4 अक्टूबर को किसान की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की विवेचना शहीद डिप्टी SP देवेंद्र मिश्रा को सौंप दी गई। शहीद देवेंद्र मिश्रा को विवेचक बनाए जाने के मामले में आला अधिकारियों ने बताया कि पहले दिन जब FIR की गई थी तो उस मामले में त्रुटि हो गई थी, जिसको लेकर के पहले ही दिन ही सुधार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि आखिरकार विवेचक शहीद देवेंद्र मिश्रा को जो बनाया गया था, 10 दिन बाद पुलिस क्यों जागी? जब मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद आला अधिकारियों की नींद टूटी। 3 दिन से लापता एक साधु का शव जंगल में पड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने साधु की पीट कर हत्या की है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी बरला के अलावा SSP मुनिराज जी भी खुद मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। अब देखने वाली और बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ पुलिस अज्ञात हत्यारों की गिरफ्तारी कब तक कर पाती है। बताया जा रहा है साधु की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही साधुओं की हत्या को लेकर संत समाज में खास गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अलीगढ़ पुलिस हत्या का खुलासा कब तक कर पाएगी। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू के साथ प्रमोद कुमार, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव भैरोली में उस समय हड़कंप मच गया जब एक वकील ने अपने बुजुर्ग माँ बाप की हत्या कर दी। हत्या के पीछे की वजह संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव भैरोली में रहने वाले एडवोकेट दुर्गेश ने अपने शिक्षक पिता और मां की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। परिवार के अनुसार कुछ दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आज मृतक लालता प्रसाद का बेटा सुबह मीरगंज से अपने गांव पहुंचा और अपने माता पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। जैसे ही परिवार के लोगों को घटना की जानकारी हुई, उसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस अब हर मामले की जाँच में जुटी हुई है। मौके पे पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही पुलिस का दावा है कि जल्द हत्या आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होगा। अब ये देखना होता है कि पुलिस कब तक मामले का खुलासा करती है। कैमरा पर्सन पवन कश्यप के साथ मैं भीम मनोहर, R9 टीवी, बरेली। बुलंदशहर में उपचुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। उसी बीच बुलंदशहर की DM कॉलोनी में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा एक बैनर लगाया गया है जिसमें साफ तौर से दर्शाया गया है कि पहले रास्ता उसके बाद वोट। कहीं ना कहीं इलेक्शन का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया है। आपको बता दें, DM कॉलोनी बुलंदशहर की एक पॉश कॉलोनी है जहाँ पर एक लोगों ने अज्ञात लोगों द्वारा बैनर लगाया गया है जिसमें साफ तौर से लिखा गया है कि पहले रास्ता बाद में वोट। बता दें 2017 में तत्कालीन DM द्वारा रास्ते के बीच में एक दीवार लगवाई गई थी जिसका कहीं ना कहीं जो कॉलोनी के लोग हैं उनके द्वारा विरोध जताया गया था। साफ तौर से लोगों का कहना था कि उन्हें मंदिर जाने में कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, लिहाजा इस चुनाव में उस दीवार के मुद्दों को लाया गया है। लोगों का कहना है कि ये दीवार हटवाई जाए, यदि दीवार नहीं हटाई जाए तो हम वोट नहीं देंगे। हालांकि लोगों से बात करने पर पूछने की कोशिश की है कि किसके द्वारा किया गया है तो कोई भी कैमरे के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि बुलंदशहर प्रशासन किस तरह से कॉलोनी वासियों को मतदान के लिए तैयार करा पाता है। बुलंदशहर से कैमरामैन विशाल के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। 15 अक्टूबर की रात से होने वाली गंगनहर बंदी ने हरिद्वार में व्यापारियों को सड़कों पर ला दिया है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना के चलते पहले ही कई महीनों से उनका व्यापार चौपट हो चुका है। ऐसे में 15 अक्टूबर की रात से होने वाली गंगनहर बंदी के बाद यहां पर यात्री ही नहीं आएंगे। हरिद्वार में 15 अक्टूबर से बंद होने जा रही गंगनहर से अब व्यापारी नाराज हो गए हैं। आज अपर रोड पर व्यापारियों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गंगाबंदी के आदेश को तत्काल वापस लिए जाने की मांग भी की। गंगाबंदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है कि एक और तो सरकार 15 अक्टूबर से सभी ट्रेनें चलाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 15 अक्टूबर से ही हरिद्वार में गंगनहर को बंद किया जा रहा है, जिससे हरिद्वार आने वाले यात्री आएंगे ही नहीं। व्यापारियों के अनुसार कोरोना की वजह से पहले से ही वे भुखमरी की कगार पर हैं। ऐसे में गंगाबंदी के चलते हरिद्वार का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। सभी व्यापारियों ने चेतावनी दी कि गंगाबंदी के फैसले को वापस अगर नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। हम आपको बता दें कि हरिद्वार में हर साल दशहरे से दीपावली तक गंग नहर बंद की जाती है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग गंग नहर मरम्मत के कई कार्य करवाता है, लेकिन हरिद्वार में अगले साल कुंभ होना है। ऐसे में गंग नहर बंदी की अवधि इस बार एक हफ्ता पहले बढ़ा दी गई है। सीतापुर नगर पालिका के ईओ द्वारा लिपिक की पिटाई किए जाने के मामले में दूसरे दिन भी कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर रहा। कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करके जुलूस निकाला और आरोपी ईओ के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका ईओ गुरुप्रसाद पांडे द्वारा कल लिपिक महेश गुप्ता की अपने ऑफिस में जमकर लात घूंसों से पिटाई की गई थी। इस पूरे मामले में नगर पालिका कर्मियों ने एकजुट होकर पूरे मामले की शिकायत डीएम से की थी। इस मामले में डीएम ने एसडीएम सदर को जांच सौंपी थी और मामले की शीघ्र जांच करने की बात कही थी। 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें न कोई कार्रवाई हुई है और न ही कोई उनको न्याय मिल पाया है। ऐसे में पीड़ितों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है तब तक वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। नगर पालिका कर्मी लगातार आरोपी ईओ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नौकरशाही में अफसरों की यह लापरवाही जहां सरकार की छवि को धूमिल कर रही है, तो वहीं पीड़ित को न्याय न मिल पाने के चलते लोगों में आक्रोश भी है। अब देखना यह है कि इन अफसरों की जांच में किसको दोषी पाया जाता है और किसको न्याय मिल पाता है।
कैमरा पर्सन राज खान के साथ अमरजीत सिंह, R9 TV, सीतापुर।